प्यारे बच्चों, मैं राजेश कुमार मौर्य। आज हम आप सबको एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में बताएंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है या कृषि होता क्या है। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि परिभाषा यानी एग्रीकल्चर की डिफिनेशन या कृषि की परिभाषा क्या होती है। तो फसल उगाने हेतु यानी क्या होता है, फसल उगाने संबंधित भूमि पर जितने भी क्रियाएं की जाती क्या होती है कि फसल उगाने संबंधित भूमि पर जितनी भी क्रियाएं की जाती उसे हम क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, बुआई करेंगे, निकाई गुड़ाई करते हैं और कटाई करते हैं। तो ये क्या होता है, मतलब भूमि पर हम सब क्रियाएं कर रहे हैं। तो बुआई से मतलब बुआई करेंगे पहले, उसके बाद निकाई गुड़ाई सब सिंचाई इरिगेशन सब करते हैं। तो हम किस पे ये सब भूमि पर करते हैं, क्या करते हैं, भूमि पर। और किसके अंतर्गत करते हैं, फसल उगाने हेतु। तो इसके परिभाषा यही होगा कि फसल उगाने संबंधित भूमि पर जो क्रियाएं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कृषि या एग्रीकल्चर कहते हैं। उसके बाद आ जाता है कि वैसे किसी बुक में एग्रीकल्चर के पिता नहीं दिया, लेकिन तो माना जाता है कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर किसे माना जाता है, तो यानी कृषि विज्ञान के पिता। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, क्या डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऐसे आमतौर पर ऐसे माना जा सकता है। इन्हें अगर देखा जाए तो भारत में हरित क्रांति के पिता माना जाता है। मुख्य रूप से जो देखा जाता है कि भारत में इन्हें हरित क्रांति के पिता माना जाता है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, यानी भारत में हरित क्रांति के पिता किसे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ये हो गया। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर यानी कृषि क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर या कृषि किस भाषा का शब्द है। अगर पूछ लेता कि एग्रीकल्चर या कृषि जो होता है किस भाषा का शब्द है, तो किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। क्या हो जाएगा, लैटिन। जैसे हिंदी में क्या बोला जाता है, रोमन बोला जाता है, क्या रोमन हो जाएगा। तो आप सबको एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होती है, कृषि की फसल उगाने संबंधी भूमि की जितनी भी क्रियाएं की जाती है उसे हम कृषि कहते हैं। अगर पूछ रहे कृषि विज्ञान के पिता तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। या कृषि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। अब उसके आगे हम देखते हैं कि फसल क्या होता है, यानी फसल की परिभाषा। जैसे आप लोग कहते होंगे कि फसल क्या होता है, जैसे हमने फसल की बुआई कर दी, तो ये भी देख लेते हैं कि फसल होता क्या। पौधों के ऐसे समूह को, यानी पौधों के ऐसे समूह को जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपभोग के लिए उगाता है। किसके लिए, अपने उपभोग के लिए उगाता, उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। यानी जब ढेर सारे पौधे होते हैं उनका क्या होता है, एक समूह बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एक समूह बन जाएगा। और मनुष्य उसे किसी न किसी रूप में, क्या किसी न किसी रूप में अपने दैनिक जीवन में जो उपभोग के लिए उगाता, मतलब उसके पहले उगाएगा, उसके बाद क्या करता है, उसको खाना, जैसे सीरियल्स क्रॉप में भोजन के लिए हो सकता है, या लकड़ी के लिए, कुछ उसमें लकड़ी भी होते हैं जो हमारे भी उपयोग किए जाते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो ये होता है कि फसल की परिभाषा, पौधों को ऐसे समूह जिसे मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने दैनिक जीवन के लिए उपभोग करता है या उगाता है उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यानी लेक्चर रहेगा, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा क्लाइमेटोलॉजी। क्या हो जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी हो जाएगा, यानी जलवायु विज्ञान। क्या हो जाएगा, क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान। तो सबसे पहले जलवायु विज्ञान में हम देख लेंगे जलवायु क्या होता है, यानी क्लाइमेट क्या होता है। तो क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट और लॉगस दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हो जाएगा जलवायु या क्लाइमेट। तो देख लेते हैं जलवायु या क्लाइमेट क्या होता है। किसी स्थान के वायुमंडल में परिवर्तन की अवस्था, जैसे कोई भी स्थान है, क्या प्लेस है, किसी स्थान के वायुमंडल यानी जो एटमॉस्फेयर होता है उसके वायुमंडल में परिवर्तन की अवस्था जैसे क्या होता है, परिवर्तन की अवस्था, ताप, वातावरण और नमी, ताप, वातावरण और नमी के परिमाण में क्या होता है, नमी के परिमाण और वर्षा आदि के मिश्रित प्रभाव को हम क्या कहते हैं, जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं। क्या हो जाएगा, जलवायु या क्लाइमेट। जैसे कोई भी स्थान है, वायुमंडल में आ जाएगा, वायुमंडल में परिवर्तन क्या आ सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, और वातावरण में जो नमी होता है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। कि परिमाण क्या होता है, परिमाण और वर्षा आदि के मिश्रित प्रभाव को हम क्या कहते हैं, जलवायु या क्लाइमेट कहते हैं। ये आपका जलवायु या क्लाइमेट हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है। तो जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी क्या हो जाएगा। तो जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी जिस विज्ञान के अंतर्गत हम जलवायु की क्या हो जाएगा, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम जलवायु की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, क्या जलवायु की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो ये आपका अगर जलवायु की परिभाषा पूछेगा तो आप सबको हमने बता दिया है। उसके बाद जलवायु विज्ञान क्या होता है, क्लाइमेटोलॉजी क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा जिस विज्ञान के अंतर्गत हम जलवायु की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान कहते हैं। अब आ जाता है कि टाइप्स ऑफ क्लाइमेट यानी जलवायु के प्रकार क्या होते हैं। तो दो प्रकार के हो जाएंगे, कितने प्रकार के, दो। नंबर एक हो जाएगा माइक्रो क्लाइमेट यानी सूक्ष्म
जलवायु क्या हो जाएगा, माइक्रो क्लाइमेट या सूक्ष्म जलवायु हो जाएगा। और दूसरा हो जाता है तुम्हारा मैक्रो मतलब बड़ा हो जाएगा, तो क्या दीर्घ जलवायु हो जाएगा, क्या हो जाएगा दीर्घ जलवायु। और सूक्ष्म जलवायु में जैसे तुम्हारा ये होता है जहाँ पर पादप यानी जीव जंतु निवास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जलवायु कहते हैं। तो आपको जलवायु के टाइप्स ऑफ क्लाइमेट हो गया। अब आ जाता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक यानी फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट। ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 हो जाएगा आपका विषुवत रेखा से दूरी। क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा से दूरी हो जाएगा। तो विषुवत रेखा से दूरी में तुम्हारा हो जाएगा जो स्थान विषुवत रेखा के जितने अधिक निकट होते हैं, नहीं जो भी प्लेस होते हैं, विषुवत नहीं क्या होता है, मध्य रेखा भूमध्य रेखा, जो स्थान विषुवत रेखा के जितने अधिक निकट होते, क्या जितने पास होते हैं वह उतने ही गर्म होते, क्या होते वह उतने ही गर्म होते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत अथवा सीधे पड़ती। ये यहाँ पर क्यों गर्म होते हैं, क्योंकि जो हमारी सनलाइट होती है, जो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती है वो सीधे क्या लंबवत यानी सीधे क्या होता है विषुवत रेखा पर ही पड़ती है। अब कोई भी चीज़ जैसे अगर विषुवत रेखा के पास है तो अब वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही हैं तो क्या होगा, वो गर्म अधिक होगा। ये हो गया। उसके बाद दूसरा आ जाता है, तो पहला हमने बता दिया विषुवत रेखा, क्या हो जाए विषुवत रेखा से दूरी। अब दूसरा आ जाता है समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई। क्या हो जाएगा, समुद्र तल से धरातल की ऊंचाई। ऊंचे स्थानों की जलवायु, अब इसमें देख ले तो ऊंचे स्थानों की जलवायु समतल स्थानों की अपेक्षा ठंडी होती है। जो ऊंचे स्थानों की जलवायु होती है जैसे हमारा पहाड़ी क्षेत्र में, वो समतल स्थानों की अपेक्षा क्या होती, ठंडी होती है। मतलब ऊंचे जलवायु अगर ठंडा रहेगा तो हमारा नीचे जो धरातल या समतल जलवायु रहेगा वो क्या रहता है, गर्म रहता है। और औसत प्रति इसमें देखा जाता है कि औसत प्रति 335 मीटर ऊंचे उठने पर, यानी अगर 335 मीटर हम ऊपर उठते हैं, ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट हो जाती है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिर जाता है। तो इसका कहने का ये मतलब है कि अगर हम 335 मीटर ऊपर जाते हैं यानी ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों के एरिया हिल एरिया में ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नीचे गिर जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नीचे गिर जाएगा। तथा पर्वतीय क्षेत्रों में, ये तो हमारा धरातलीय हो गया, समतल क्षेत्र में हो गया। अब आ जाता पर्वतीय क्षेत्रों में। अब पर्वतीय क्षेत्रों में अगर हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, कितने 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर समतल वाले में तो 365 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री गिरेगा। अगर पर्वत क्षेत्र पर्वतीय हिल एरिया में अगर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान गिरेगा। उसके बाद नंबर 3 आ जाता है समुद्र के निकटता। क्या हो जाता है, समुद्र के निकटता। अगर कोई भी स्थान समुद्र के पास है तो इसको भी देख लेते हैं। पानी भूमि की अपेक्षा देर में गर्म और देर में ठंडी होती है। पानी जो होता है क्या होता है, पानी भूमि की अपेक्षा जो हमारा सॉइल होता है उसकी अपेक्षा देर में गर्म होगा और देर में ठंडा होता है। अतः समुद्र के निकटवर्ती स्थान में ना तो जाड़े अधिक होते हैं और ना ही अधिक गर्मी होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर समुद्र के निकट होता है तो वहाँ पर पानी होता है। तो हमने आप सबको पहले बता दिया कि पानी जो होता है भूमि की अपेक्षा देर में गर्म और देर में ठंडा होता है। इसीलिए समुद्र के निकटवर्ती स्थानों में ना तो जाड़ों में अधिक ठंड होती है और ना तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म होती है। ये हो गया समुद्र की निकटता। उसका चौथा आ जाता पहाड़ों की दिशा। क्या हो जाएगा, पहाड़ों की दिशा हो जाता। तो पहाड़ हवाओं और सूरज की किरणों को रोककर, क्या होता है, पहाड़ जो होता है हवाओं और सूरज की किरणों को रोककर जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। क्या होते हैं, अब जैसे हमारे पहाड़ हो गए तो उसमें हवा अगर आएगा तो भी वहाँ रुक जाए और सूर्य की किरणें आएगी तो भी वहाँ पर वो रुक जाती हैं। तो किस पर, जलवायु पर प्रभाव डालते हैं। और उसके बाद हिमालय पर्वत साइबेरिया से बहने वाली, हिमालय पर्वत साइबेरिया से बहने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है। जो हमारा हिमालय पर्वत है, क्या हिमालय पर्वत हो जाएगा, वो साइबेरिया से जो आने वाली हवाएं होती, ठंडी हवाएं होती, उन्होंने क्या भारत में आने से रोकता है। ये तुम्हारा पहाड़ों की दिशा। और लास्ट आ जाता है तुम्हारा समुद्री धाराएं। क्या हो जाएगा, समुद्री धाराएं हो जाएगा। तो समुद्री धाराएं में हमारा ये हो जाएगा कि समुद्री धाराएं ठंडी और गर्म होने के अनुसार निकटवर्ती प्रदेशों की जलवायु को ठंडा अथवा गर्म कर देते हैं। तो समुद्री जो धाराएं होती जैसे अगर ठंडा होगा या गर्म होगा उसी अनुसार जो निकटवर्ती प्रदेश होते हैं, जो यानी जो इसके पास में प्रदेश होते हैं, वो जलवायु को ठंडा अथवा गर्म कर देते हैं। तो आज के लिए हमने आपको इसको आप सब जितने लोग हैं सब लोग यूट्यूब पर शेयर कर देना। मैं राजेश कुमार मौर्य, स्टडी विथ राजेश हो जाएगा। ये हमारे चैनल का नाम है। जो हम
आप सबको पढ़ा रहे हैं यानी क्लाइमेटोलॉजी क्या राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के लिए हमने ये वीडियो बनाई। जो राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में हम वहाँ पर टीचिंग के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जो कानपुर में के दोई नगर में एक इंटर कॉलेज है, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज। अगर किसी भी बच्चों को अगर पढ़ाई भी करना कानपुर में तो वो भी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, हमारा जो इंटर कॉलेज है वहाँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी क्लास 6 से वहाँ पर इंटर तक एग्रीकल्चर के पूरे सिलेबस यानी पढ़ाए जाते हैं और अच्छे से कंटिन्यू क्लास चलते हैं। आज के लिए इतना हम रखते हैं, धन्यवाद।